कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय फिजिकल एंड केमिकल एजेंट। ठीक है, क्योंकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं हमारी इन्वायरमेंट में हर जगह प्रेजेंट होते हैं, डिफरेंट सरफेसेस पे, डिफरेंट मटेरियल्स पे, डिफरेंट इनफैक्ट एयर में, वाटर में, सॉइल में, हर जगह माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट होते हैं। लेकिन हम कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिशियल होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते हैं जो कि बेनिफिशियल नहीं होते, तो उनकी जो ग्रोथ होती है हमें कंट्रोल करने के लिए डिफरेंट मेथड्स यूज़ करने होते हैं। ठीक है, तो डिफरेंट मेथड्स में कुछ आपके पास फिजिकल मेथड्स आ जाते हैं। फिजिकल मेथड्स में आपके पास लाइट, रेडिएशन और जो है इसके अलावा प्रेशर, पीएच वगैरह जो है आ जाता है, जो कि हम ऑर्गेनिज्म को देते हैं और ऑर्गेनिज्म की जो है किलिंग हो जाती है। इसके अलावा जो है केमिकल मेथड में हम डिफरेंट डिसइंफेक्टेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं, लाइक अल्कोहल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा होता है, और स्किन सरफेसेस के लिए सैनिटाइजर यूज़ किया जा रहा होता है। तो ये सब जो है केमिकल एजेंट्स में आ जाते हैं, जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के कंट्रोल के लिए हम यूज़ करते हैं। ठीक है जी, तो इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो कंट्रोल क्या है। कंट्रोल बाय वर्ड कंट्रोल, उससे हम क्या मतलब ले रहे हैं। कंट्रोल रिफर टू द रिडक्शन इन नंबर और एक्टिविटी ऑफ नॉर्मल ऑफ टोटल माइक्रोबियल फ्लोरा। ठीक है, जो माइक्रोबियल फ्लोरा प्रेजेंट है उसको उसका नंबर, उस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का या तो नंबर हम कम कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, या फिर हम जो है उनकी एक्टिविटी स्टॉप कर देते हैं, उनको किल कर देते हैं। ये जो है हमारा कंट्रोल में आ जाते हैं, कंट्रोल ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। या तो हम उसके नंबर रिड्यूस कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्वांटिटी कम करें, या फिर हम उनको जो है एक्टिविटी स्टॉप कर दें ताकि वो किल हो जाए। ठीक है, फिर आ जाता है सबसे पहले रीजन ऑफ कंट्रोलिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। सबसे पहले तो रीजन क्या है, क्या वजूहात है कि हमें कंट्रोल करने की जरूरत पड़ी। नंबर 1 इज टू प्रिवेंट द ट्रांसमिशन ऑफ डिजीज। जैसे अभी कोविड बहुत ज़्यादा फैला हुआ है, तो इसकी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, हम कंट्रोल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म को बाय यूज ऑफ डिफरेंट फिजिकल और केमिकल मेथड। दूसरा क्या रीजन हो सकता है, टू प्रिवेंट द कंटेमिनेशन बाय अनडिजायरेबल माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या होता है, फॉर एग्जांपल मैं ब्रेड मेक कर रही हूँ, ब्रेड बना रही हूँ, ब्रेड में जो है मैंने एक ऑर्गेनिज्म यूज किया, मैंने ईस्ट यूज किया, उसके अलावा मुझे और कोई बैक्टीरिया या कोई और ऑर्गेनिज्म की जरूरत नहीं है। तो इसलिए भी मतलब जिन ऑर्गेनिज्म की मुझे जरूरत नहीं है उनको मुझे कंट्रोल करना जरूरी है। ठीक है, तो मैं डिफरेंट फिजिकल या डिफरेंट मेथड यूज करूंगी कि दूसरे ऑर्गेनिजम्स वहाँ ग्रो ना हो, हाइजीन का ख्याल रखूंगी। ठीक है, नेक्स्ट इज टू प्रिवेंट डिटोरिएट स्पॉइलेज ऑफ मटेरियल बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। एक ये भी इम्पोर्टेंट बात है कि आपने जो है हम नहीं चाहते कि जो हमने फूड मटेरियल लिया है, जो हमारा फूड है, वो किसी अनडिजायरेबल ऑर्गेनिज्म की वजह से खराब हो जाए। तो उसको स्पॉइलेज से बचाने के लिए हम डिफरेंट प्रिजर्वेशन मेथड कर ले रहे होते हैं, या फिर डिफरेंट हम जो है एजेंट्स यूज कर रहे होते हैं, जिससे उस ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो जाती है और हमारा फूड स्पॉइलेज से, डैमेज होने से बच जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन बी रिमूव, इनहिबिटेड और किल्ड बाय फिजिकल और केमिकल एजेंट्स। ठीक है, अच्छा, डेथ इन माइक्रोबायोलॉजी इज refer to the irreversible loss of ability to reproduce। ठीक है, अगर हम कहते हैं डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो डेथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या है, मतलब ये है कि अब ऑर्गेनिज्म ने अपनी रिप्रोड्यूस होने की एबिलिटी खो दी है। वो बस जितना ग्रो हो सकता था वो उतना ग्रो हुआ, लेकिन अब वो आगे फर्दर रिप्रोड्यूस नहीं हो सकता, वो 1 से 2 सेल्स नहीं बना सकता। ठीक है, it can be determined by laboratory techniques। अच्छा जी, तो एक और चीज आ जाती है एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स। ठीक है, हम डिफरेंट एजेंट यूज करें, चाहे हम फिजिकल एजेंट यूज करें या हम केमिकल एजेंट यूज करें ऑर्गेनिज्म का कंट्रोल करने के लिए, स्टॉप उसकी ग्रोथ स्टॉप करने के लिए।
तो उन एजेंट्स को हम एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है, अब इन एंटी माइक्रोबियल एजेंट्स का क्या काम होता है, ये कहाँ कहाँ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जाकर अटैक करते हैं कि ऑर्गेनिज्म अपनी रिप्रोडक्शन एबिलिटी जो है वो खो देता है या वो ग्रो और नहीं हो पा रहा होता। क्या हो सकता है, द मैनर इन विच एंटी माइक्रोबियल एजेंट इनहिबिट आर फॉलोइंग काइंड ऑफ एक्शन। क्या कहाँ कहाँ काम कर सकते हैं, नंबर 1 डैमेज द सेल वॉल और इनहिबिट द सेल वॉल सिंथेसिस। क्या हो सकता है, अगर बैक्टीरिया है तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल है वो बैक्टीरियल सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है। अगर ये सेल वॉल ही प्रेजेंट नहीं होगी तो ये क्या होगा, सेल बैक्टीरियल सेल के अंदर डिफरेंट टॉक्सिक कंपाउंड्स एंटर कर जाएंगे और फिर वो उसको रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। तो एक मेथड क्या है, एक एंटी माइक्रोबियल एजेंट का मेथड ऑफ अटैक क्या हो सकता है कि वो उसकी सेल वॉल के ऊपर अटैक करे या तो उसकी सेल वॉल को सिंथेसाइज ही ना होने दे। ठीक है, या जो उसकी सेल वॉल अभी प्रोड्यूस हो रही थी उसको वहीं जाके वो स्टॉप कर दे, सेल वॉल सिंथेसिस ही ना हो। दूसरा क्या कर सकता है कि जो उसकी सेल वॉल ऑलरेडी प्रिपेयर हो चुकी थी उस सेल वॉल के ऊपर जाके अटैक करेगा एंटी माइक्रोबियल एजेंट, फिजिकल हो सकता है या केमिकल भी हो सकता है। वो सेल वॉल पे अटैक करेगा और सेल वॉल को डिस्ट्रॉय कर देगा। जब सेल वॉल डिस्ट्रॉय हो जाएगी तो फिर सारे टॉक्सिक कंपाउंड्स अंदर सेल के अंदर मूव कर सकेंगे और सेल को किल कर देंगे। तो सेल वॉल पे एक तो ये जो उसकी ऑलरेडी प्रिपेयर्ड सेल वॉल है उसको अटैक करेगा, उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, या फिर वो क्या करेगा, जो सेल वॉल सिंथेसिस हो रही थी अभी प्रिपेयर हो रही थी सेल वॉल और वहीं जाके सेल जो एजेंट है उसने अपना काम कर दिया, वो सेल वॉल को खत्म कर दिया। दूसरा मेथड क्या हो सकता है, दूसरा मोड ऑफ एक्शन क्या हो सकता है एंटी माइक्रोबियल एजेंट का, ऑल्टरेशन ऑफ परमेबिलिटी ऑफ साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन। उसके सेल बैक्टीरियल सेल की जो साइटोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन थी उस, क्योंकि हमें ये पता है कि सेल वॉल सेल मेम्ब्रेन जो होता है वो हाईली इम्परमिएबल होता है। ठीक है, वो सिर्फ स्पेसिफिक मॉलिक्यूल्स को अलाउ करता है कि वो सेल के अंदर मूव कर सके, लेकिन हमने कुछ ऐसे एजेंट्स यूज करे जो क्या करेंगे, सेल मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी की ऑल्टर कर देंगे, यानी उसके अंदर कुछ ऐसे चेंजेस हो जाएंगे जिसकी वजह से अपना माइक ऑफ कर दीजिए सब। अच्छा जी, तो वो क्या करेंगे, सेल वॉल सॉरी सेल मेम्ब्रेन की जो परमेबिलिटी होगी उसको ऑल्टर कर देंगे। हो सकता है सेल मेम्ब्रेन के अंदर ऐसे पोर्स बनाते हैं, ऐसे पोर्स बना दें जिसकी मतलब ऐसे होल्स बना दें जिसकी वजह से क्या होगा, टॉक्सिक कंपाउंड भी एंटर हो रहा होगा। ठीक है, दूसरा क्या कर सकते हैं, ऑल्टरेशन ऑफ फिजिकल और केमिकल स्टेट ऑफ प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड। तो एक ये भी हो सकता है कि जो माइक्रोबियल एजेंट आप यूज कर रहे हो वो उसके प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड पे जाकर अटैक कर रहा है, अटैक करेगा और वो जो है उसके प्रोटीन्स नहीं बन पाएंगे, न्यूक्लिक एसिड नहीं बन पाएगा, तो वो ऑर्गेनिज्म जो है उसकी रिप्रोड्यूसिंग एबिलिटी भी लॉस हो जाएगी, ग्रो नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट क्या हो सकता है, इनहिबिशन ऑफ एंजाइम एक्शन। ठीक है, एक ये भी हो सकता है कि जो उसके एंजाइम्स हैं उसको इनहिबिट कर दे। ठीक है, ऑर्गेनिज्म के अंदर जो एंजाइम्स प्रोड्यूस हो रहे थे उनको इनहिबिट कर सकता है माइक्रोबियल एजेंट। नंबर 5 इनहिबिशन ऑफ प्रोटीन न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। अगेन ये कि हम ऐसा एंटी माइक्रोबियल एजेंट यूज करें जो कि प्रोटीन और न्यूक्लिक एसिड जो सिंथेसाइज हो रहे थे अभी बन रहे थे उनको भी हम जो है इनहिबिट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेथड्स थे जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ऊपर काम, माइक्रो ऑर्गेनिज्म को अटैक करते हैं डिफरेंट साइट्स पर, डिफरेंट एरिया पे, जिसकी वजह से जो है ऑर्गेनिज्म अपनी ग्रोथ नहीं कर पाता, उसकी रिप्रोडक्शन एबिलिटी जो है लॉस हो जाती है। रिप्रोड्यूस नहीं करेगा तो वो फर्दर ट्रांसमिट नहीं हो पाएगा, फर्दर वो जो है डिजीज कॉज नहीं कर पाएगा।
इंपॉर्टेंट टर्म्स कुछ पढ़ लेते हैं। डिसइंफेक्शन क्या है? डिसइंफेक्शन इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ वेजिटेटिव सेल्स। वेजिटेटिव सेल्स क्या होते हैं? लाइव सेल्स को हम वेजिटेटिव सेल्स कह रहे हैं, जो कि अपनी सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज जारी रखते हैं। ठीक है, डिसइंफेक्शन क्या है? डिस्ट्रक्शन ऑफ vegetative cell of disease producing microorganism, the treatment that reduce the total number of microbes or an object or the surface but does not necessarily kill or remove the microbes. Disinfection क्या होता है? डिसइंफेक्शन ये होता है कि वो नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कम मतलब नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स रिड्यूस हो जाते हैं, लेकिन कंप्लीट किलिंग नहीं होती ऑर्गेनिजम्स की। तो ये क्या होता है कि हम डिसइंफेक्शन जो है डिफरेंट सरफेसेस पर यूज करते हैं ताकि वहाँ जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको रिड्यूस किया जा सके। फिर आ जाएगा स्टरलाइजेशन। स्टरलाइजेशन क्या होता है? ट्रीटमेंट दैट किल्स or remove all organisms, all cells, including viruses, spores, absent or from a substance or a object. स्टरलाइजेशन कर रहे हैं तो इट मींस जितने भी सरफेसेस हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स हैं, उस पे जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो वायरसेस हों, चाहे वो स्पोर्स हों। स्पोर्स आपको पता है कि हीट रेजिस्टेंट होते हैं, वो जो है क्या नाम है, आसानी से किल नहीं होते। तो लेकिन स्टरलाइजेशन वो मेथड होगा, वो आप कह सकते डिसइंफेक्शन होगा, या वो ऐसा मेथड होगा, या वो ट्रीटमेंट होगी जिसमें हम इन सब वायरसेस, स्पोर्स, वेजिटेटिव सेल्स, बैक्टीरियल स्टेन, अनस्टेन, हर तरह के सेल्स को रिमूव कर रहे हैं, ऑर्गेनिज्म की किलिंग कर रहे हैं। डिसइंफेक्शन में क्या कर रहे हैं? हम नंबर ऑफ ऑर्गेनिज्म को रिड्यूस कर रहे हैं, कंप्लीट किलिंग नहीं हो रही। स्टरलाइजेशन में कंप्लीट किलिंग होगी, हर तरह के ऑर्गेनिज्म को जो है किल किया जाएगा। फिर एक टर्म यूज होती है सिडल। सिडल जहां पर भी यूज होगा, लाइक फॉर एग्जांपल यूज हो रहा है माइक्रोबीसिडल। माइक्रोबीसिडल का मतलब होता है किलिंग, और स्टैटिक का मतलब होता है इनहिबिट द ग्रोथ, यानी उसकी ग्रोथ इनहिबिट की जा रही है। The suffix "sidal" means the agent kills the organism. For example, bactericidal agent kills bacteria. Virucidal means kills viruses. Fungicidal means killing of fungus. Static, the suffix "statics" means to the agent that inhibit the growth. For example, fungistatic. Fungistatic means inhibit the growth of fungi. या बैक्टीरियोस्टैटिक। बैक्टीरियोस्टैटिक का मीन्स मतलब क्या हो जाएगा? इनहिबिटिंग द ग्रोथ ऑफ बैक्टीरिया बट डज नॉट किल। स्टैटिक जहां पर भी आ जाएगा वहां ग्रोथ स्टॉप हो जाएगी, ऑर्गेनिज्म फर्दर ग्रो नहीं हो पा रहा होगा, और जो है लेकिन जो है उसकी किलिंग, कंप्लीट किलिंग नहीं होगी। ठीक है, फिर आ जाते हैं हाई टेम्परेचर पर। फर्स्ट, इसका जो फिजिकल एजेंट है जिससे हम बैक्टीरिया को या डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स को किल कर सकते हैं, वो है हाई टेम्परेचर। टेम्परेचर दो ताकि ऑर्गेनिज्म जो है वो किल हो सके। डिजीज कॉजिंग एजेंट है या अनडिजायरेबल एजेंट है जो हमें जरूरत नहीं है जिसकी, वो उसकी किलिंग के लिए हम हाई टेम्परेचर यूज कर सकते हैं। हाई टेम्परेचर कौन सा होता है? ज्यादातर जो ऑर्गेनिजम्स है वो क्योंकि 37 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड पर ग्रो हो सकते हैं, तो हम क्या करते हैं? हाई टेम्परेचर यानी इससे ज्यादा टेम्परेचर देते हैं ताकि वो ऑर्गेनिज्म जो 37 40 पे ग्रो हो रहे, उनसे ज्यादा मतलब 50 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया हमने, 100 डिग्री बॉइलिंग टेम्परेचर दे दिया, तो वहां ऑर्गेनिज्म रेजिस्ट नहीं कर पाएगा और वो किल हो जाएगा। Microorganism can grow at a wide range of temperature. Psychrophiles, mesophiles, thermophiles, आपको पता है। Every type has an optimum, minimum और maximum growth temperature. ठीक है, अब जैसे साइक्रोफाइल्स है, उनका मैक्सिमम ग्रोथ उनकी कहाँ तक हो सकती है? 15 से लेकर 20 तक वो जो है ग्रो हो जाते हैं। अब ऐसे ऑर्गेनिज्म जो 20 तक ग्रो हो सकते हैं, तो हम उसको क्या देंगे? 30 डिग्री सेंटीग्रेड दे देंगे। 30 डिग्री सेंटीग्रेड देंगे तो ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। मीजोफाइल की बात की जाए तो ये रूम टेम्परेचर 25 to 30 और 30 से 40 तक जो है अपने आप को रेजिस्ट कर सकता है। तो हम इसको कौन सा टेम्परेचर देंगे? हम 50 डिग्री दे देंगे, 60 डिग्री दे देंगे, तो वहाँ ऑर्गेनिज्म
बिल्कुल कंप्लीटली किल हो जाएगा। तो मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म का एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिसपे वो हाई ग्रोथ दे रहा होता है, एक मैक्सिमम टेम्परेचर होता है जिसपे वो मैक्सिमम ग्रोथ दे सकता है, उसके बाद वो ऑर्गेनिज्म जो है किल हो जाएगा। तो हम इस तरह से उसको हाई टेम्परेचर देते हैं ताकि वो किल हो जाए। टेम्परेचर अबव मैक्सिमम टेम्परेचर जनरली किल, एंड टेम्परेचर बिलो मिनिमम टेम्परेचर में प्रोड्यूस स्टैटिक इफेक्ट। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल एक टेम्परेचर है, एक ऑर्गेनिज्म जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मिनिमम टेम्परेचर वो 20 डिग्री सेंटीग्रेड तक जो है बर्दाश्त कर सकता है। अब 20 से वो 15 हम उसको टेम्परेचर दे देते हैं तो उसकी एक्टिविटी बहुत स्लो हो जाएगी, वो रिप्रोड्यूस नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो जितना कम टेम्परेचर दोगे उसकी एक्टिविटी उतनी ज्यादा स्लो हो जाएगी, लेकिन जितना ज्यादा टेम्परेचर दोगे ऑर्गेनिज्म किल हो जाएगा। High temperature combined with the high moisture is one of the most effective method of killing microorganism. अगर हम हाई टेम्परेचर दे रहे हैं उसके साथ साथ हाई मॉइस्चर भी दे रहे हैं तो क्या होगा कि ऑर्गेनिज्म जो है कंप्लीटली किल हो जाएगा। तो किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म के लिए हाई टेम्परेचर के साथ हाई मॉइस्चर भी देना जरूरी है। थर्मल डेथ क्या है? थर्मल डेथ is referred to the shortest time period to kill suspension of bacteria at prescribed temperature and under specific condition. थर्मल टेम्परेचर वो है, वो टेम्परेचर या वो टाइम है जब आपको बैक्टीरिया को वो एजेंट देना है कि ऑर्गेनिज्म जो है किल हो जाए। लाइक आपने जो है फॉर एग्जांपल मीजोफाइल है, वो रूम टेम्परेचर पे 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ग्रो हो सकता है, 30 भी वो बर्दाश्त कर लेगा। अब हमने क्या किया, उसको 40 डिग्री सेंटीग्रेड दे दिया ताकि वो किल हो जाए, लेकिन 40 डिग्री टेम्परेचर दे भी देंगे तो वो फॉरन से किल नहीं होगा, वो उसको थोड़ा सा रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा। तो वो कितने टाइम तक जो है उसको रेजिस्ट कर पाता है, कितनी जल्दी वो किल होता है, उसकी डेथ होती है, वो जो टाइम पीरियड होगा, मतलब फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेंटीग्रेड उसको मैंने जो है 5 मिनट के लिए दिया और 5 मिनट में वो किल हो गया, तो ये जो 5 मिनट थे ये उसका क्या हो जाएगा, थर्मल डेथ टाइम होगा। थर्मल यानी हीट देकर मैंने उसको जो है किल करने की कोशिश की है, तो वो टाइम जो उसको लगा वो उसका थर्मल डेथ टाइम। फिर आ जाते हैं हाई टेम्परेचर, हम दो तरह से यूज कर सकते हैं। एक तो ये मॉइस्ट हीट यूज कर ले, मॉइस्ट हीट होगी यानी उसके अंदर एक तो हाई टेम्परेचर होगा प्लस उसका मॉइस्चर लेवल इंक्रीज होगा। तो एक तो हम मॉइस्ट हीट यूज कर सकते हैं, दूसरा हम क्या कर सकते हैं, ड्राई हीट यूज कर सकते हैं। मॉइस्ट हीट में क्या है, इट में किल द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय कोगुलेटिंग इट्स प्रोटीन। ठीक है, मॉइस्ट हीट क्या करती है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रोटीन्स होते हैं, क्योंकि हमने इससे पहले भी बात की कि माइक्रोबियल एजेंट के पास एक स्ट्रेटेजी क्या होती है कि वो उसके प्रोटीन के ऊपर अटैक करता है। तो मॉइस्ट हीट जो होगी हम यूज करेंगे कंट्रोल करने के लिए, तो क्या होगा, ऑर्गेनिज्म के जो प्रोटीन्स होंगे वो कोआगुलेट हो जाएंगे। कोएगुलेट हो जाएंगे तो उसकी वजह से प्रोटीन सीज हो जाएंगे, प्रोटीन अपनी एक्टिविटी नहीं कर पाएंगे, तो ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो जाएगी। इट इज मोर रैपिड एंड इफेक्टिव देन द ड्राई हीट। ठीक है, मॉइस्ट हीट जो होती है, मॉइस्ट हीट में हमें टाइम भी कम लगता है ऑर्गेनिज्म को किल करने के लिए, और ऑर्गेनिज्म भी जो है जल्दी किल हो जाता है, और किलिंग ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ज्यादा आसान होती है, रैपिड होती है। जबकि जो ड्राई हीट होती है उसमें हमें हीट जो है ज्यादा टाइम के लिए देनी पड़ती है। तो वो मॉइस्ट हीट इज बेटर देन द ड्राई हीट। ड्राई हीट में क्या होगा, इट डिस्ट्रॉय द माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय ऑक्सीडाइजिंग इट्स केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स। ठीक है, उसके जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स हो गए उनको ऑक्सीडाइज कर देती है ड्राई हीट। ठीक है, फॉर एग्जांपल स्पोर ऑफ क्लोस्ट्रीडियम spore of Clostridium botulinum are killed in 4 to 20 minutes by moist heat. Clostridium एक बैक्टीरिया है जो कि स्पोर्स बनाता है। ठीक है, स्पोर्स अगर हमें किल करने तो क्या होगा कि अगर हम उसको मॉइस्ट हीट से किल करेंगे
मॉइस्ट हीट यूज कर रहे हैं यानी उसके अंदर हाई टेम्परेचर भी है और वाटर कंटेंट भी है, ठीक है। उसको अगर हम मॉइस्ट हीट से किल करेंगे तो वो 4 to 20 मिनट्स में जो है स्पोर की किलिंग हो जाएगी, जबकि एट टॉर टेम्परेचर हमें कितना देना होगा 120 डिग्री सेंटीग्रेड, वेयर एज अगर हम ड्राई हीट देंगे तो स्पोर्स 2 आवर्स लगेंगे उसको किल करने के लिए और टेम्परेचर भी हमें बहुत हाई देना पड़ेगा, 120 डिग्री सेंटीग्रेड से भी ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस तरह से मॉइस्ट हीट जो होती है वो रैपिड भी होती है और जो है ज्यादा इफेक्टिव है ऑर्गेनिज्म की किलिंग के लिए। अब मॉइस्ट हीट में आपके पास क्या आ जाता है, स्टीम अंडर प्रेशर। स्टीम अंडर प्रेशर अक्सर हम जो ये मेथड है ये यूज करते हैं ऑटोक्लेव मशीन में। ऑटोक्लेव मशीन में हाई टेम्परेचर भी होता है प्लस हम वाटर कंटेंट भी देते हैं, वाटर कंटेंट भी प्रेजेंट होता है, दोनों मिलकर जो है ऑर्गेनिज्म की किलिंग कर रहे होते हैं। Heat in the form of saturated steam under pressure is most practical and dependable agent for sterilization. तो moist heat जो है ज्यादातर हम sterilization method में यूज करते हैं। sterilization में क्या होगा, complete killing of microorganism. It provides rapid heating, penetration, moisture which facilitate the coagulation of protein. तो मॉइस्ट हीट किस तरह से अटैक करती है, वो प्रोटीन पे अटैक करती है, प्रोटीन कोagulation हो जाती है और बैक्टीरियल किलिंग हो जाती है। लेबोरेटरी apparatus used for this purpose is called the autoclave. Autoclave is generally operated at 121 डिग्री से। ऑटोक्लेव का अक्सर हम जो टेम्परेचर सेट करते हैं वो 121 डिग्री सेंटीग्रेड जो है सेट करते हैं ताकि उसके अंदर जो बैक्टीरियल सेल हैं या उसके स्पोर्स जो है वो हाई टेम्परेचर पे किल हो जाए। प्रेशर भी उसको दिया जाता है 15 LB का, और फॉर एग्जांपल टेस्ट ट्यूब नीड टू बी ऑटोक्लेव फॉर 15 मिनट्स, ठीक है। हमें डिफरेंट इक्विपमेंट्स, हमें टेस्ट ट्यूब्स स्टरलाइज करनी है, हमें जो है पाइपेट्स स्टरलाइज करने हैं, फनल्स स्टरलाइज करने हैं, तो वो हम क्या करते हैं उसको ऑटोक्लेव पे रख देते हैं। तो ऑटोक्लेव से क्या होता है कि जितने भी बैक्टीरियल सेल्स या स्पोर्स या वायरसेस होंगे वो सब किल हो जाएंगे ड्यू टू द मॉइस्ट हीट। मॉइस्ट हीट में दूसरा आ जाता है बॉइलिंग वाटर। बॉइलिंग वाटर में भी जो है आपके पास बॉइलिंग वाटर भी जो है वो मॉइस्ट हीट में आ जाता है क्योंकि हम वहाँ वाटर भी यूज कर रहे हैं प्लस हम उसको हाई टेम्परेचर भी दे रहे हैं। Contaminated materials, objects exposed to boiling water cannot be sterilized with certainty. It cannot be used in laboratory as method of sterilization. ठीक है। बॉइलिंग वाटर में जो बॉइलिंग वाटर से होगा क्या कि डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स किल तो हो जाएंगे, लेकिन अगेन हम इक्विपमेंट्स को स्टरलाइज करने के लिए बॉइलिंग वाटर यूज नहीं कर सकते क्योंकि वहाँ एक तो जो है वहाँ प्रेशर नहीं है। प्रेशर से होता क्या है कि प्रेशर जो जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है ना, जैसे हमने ऑटोक्लेव में पढ़ा कि इसमें ऑटोक्लेव में जो प्रेशर सेट किया जाता है 15 LB का यूज किया जाता है, तो जब प्रेशर बहुत ज्यादा होता है तो बैक्टीरिया सेल वैसे ही ब्रस्ट हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ बॉइलिंग वाटर में प्रेशर का कोई काम नहीं होता, इस वजह से जो है बैक्टीरियल सेल आसानी से या बहुत जल्दी जो है किल नहीं होता। इस वजह से हम लेबोरेटरी इक्विपमेंट्स जो हमें यूज करने होते हैं उनको यूज करने के लिए हमें स्टरलाइज करना जरूरी होता है कम टाइम के अंदर, क्योंकि बहुत फ्रीक्वेंटली वो इक्विपमेंट्स जो है यूज हो रहे होते हैं। तो हम वहाँ फिर वहाँ जो है अपना बॉइलिंग वाटर नहीं यूज करेंगे, ऑटोक्लेव यूज करेंगे। वेजिटेटिव सेल्स में बी डिस्ट्रॉयड विद इन द मिनट्स बट some spores, bacterial spores withstand this condition for hours. फिर आ जाते हैं पेस्चराइजेशन। पेस्चराइजेशन भी जो एक मेथड है वो मॉइस्ट हीट यूज करता है जिसमें हम जो है हीट यूज करते हैं ताकि ऑर्गेनिज्म की किल हो सके, ऑर्गेनिज्म की किलिंग हो सके। पेस्चराइजेशन मिल्क, क्रीम, अल्कोहलिक बेवरेजेस, ये ड्रिंक्स हैं जिनको जो है हाई हीट दी जाती है ताकि जो है इनकी किलिंग ऑर्गेनिज्म की जो है किलिंग हो सके। दे आर सब्जेक्टेड टू हीट ट्रीटमेंट विच किल माइक्रो ऑर्गेनिज्म certain types but does not destroy all the organism. Pasteurized milk is not sterilized milk.
ठीक है। हमें ये पता है कि पेस्चराइजेशन की वजह से हम बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को किल कर देते हैं, नंबर ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म हम रिड्यूस कर देते हैं, लेकिन फिर भी अगर स्पोर्स प्रेजेंट है किसी तरह मिल्क के अंदर तो वो किल नहीं हो पा रहे होते। तो हम ये कह सकते हैं कि पेस्चराइज्ड मिल्क जो होता है वो कम्प्लीटली स्टरलाइज्ड नहीं होता, कुछ हद तक जो है उसके माइक्रोब्स को किल करके कंट्रोल किया जाता है, लेकिन जो है कम्प्लीटली स्टरलाइज नहीं होगा। फिर आ जाते हैं हॉट एयर स्टरलाइजेशन। हॉट एयर स्टरलाइजेशन जो कि आपका जो है ड्राई एयर में आ जाता है या ड्राई हीट में आ जाता है। दिस मेथड इज यूज्ड फॉर सम लेबोरेटरी ग्लासवेयर व्हिच इज अनलाइकली टू एक्सपोज टू स्टीम अंडर प्रेशर। ठीक है, कुछ इक्विपमेंट्स ऐसे होते हैं जिनको आप मॉइस्ट हीट के थ्रू, मॉइस्ट हीट नहीं दे सकते, उनको हाई प्रेशर नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप उनको हाई प्रेशर दोगे, मॉइस्ट हीट दोगे, तो वो इक्विपमेंट्स ख़त्म हो सकते हैं। वो इक्विपमेंट्स जो है वो प्रेशर बर्दाश्त नहीं करते और वो इक्विपमेंट्स जो है टूट जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे इक्विपमेंट्स क्या है, पेट्री डिशेस हो गए, पाइपेट्स हो गए, तो उनके लिए हम क्या करते हैं कि उनके लिए हम ड्राई हीट यूज़ करते हैं। हम उनको हम गैस ओवन में डाल देते हैं और ओवन का जो टेम्परेचर है वो हाई टेम्परेचर पे सेट कर देते हैं और फिर उसको जो है 2 आवर्स के लिए स्टरलाइज करते हैं। इसके लिए गैस और इलेक्ट्रिक ओवन्स आते हैं। ठीक है, 2 आवर ऑफ एक्सपोजर जरूरी है और टेम्परेचर 160 डिग्री सेंटीग्रेड हम देते हैं, जबकि ऑटोक्लेव में हम कितना दे रहे थे, 121 दे रहे थे, जहां मॉइस्ट हीट यूज हो रही थी और जो उसकी किलिंग हो रही थी वो 20 मिनट्स में हो रही थी। तो यहाँ ड्राई हीट या ड्राई एयर जो हम हॉट एयर स्टरलाइजेशन देंगे उसमें हमें 2 आवर्स भी देने पड़ेंगे, प्लस उसका टेम्परेचर भी हाई देना पड़ेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं इंसिनरेशन। इंसिनरेशन आपने कहाँ परफॉर्म नहीं, आपने इससे पहले स्टडी किया था जब हम स्ट्रीक मेथड कर रहे थे। माइक्रो ऑर्गेनिज्म को आइसोलेट करने के लिए हम एगार पे स्ट्रीकिंग लाइंस बनाते हैं। तो हम क्या करते हैं कि वायर लूप यूज करते हैं और वायर लूप को यूज करने से पहले हम उसको रेड हॉट करते हैं बर्नर में। इट मीन्स हम उसको क्या कर रहे हैं, इंसिनरेट कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जितने भी सरफेस पे प्रेजेंट है उन सबको डिस्ट्रॉय करें। इट इज द डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म बाय बर्निंग देम थ्रू बंसन बर्नर। बर्नर, डायरेक्ट बर्नर से आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म को जो है बर्न कर रहे हो, तो वो कहलाएगी इंसिनरेशन, डिस्ट्रक्शन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म। A transfer of needle is sterilized by introducing it into the flame of the burner। ठीक है, नीडल है, आप उसको डायरेक्ट बर्नर के पास रखते हो, वो रेड हॉट हो जाती है, तो वो जो है क्या कर रही है, किलिंग ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म कर रही है। इंसिनरेशन इज यूज्ड फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ carcass, infected laboratory animal and other infected material to be disposed of। ठीक है, अभी फिलहाल जो है इस टॉपिक को यहीं तक रखते हैं।